हेलो एंड वेलकम टू द चैनल द स्टूडेंट। माय नेम इज सईद फरमान एंड आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर नीट और जेई फ्रॉम क्लास 9th। तो आज चूंकि संडे है और आज की वीडियो जनरल रहने वाली है और जनरल में हम डिस्कस करेंगे नीट के बारे में और नाइन्थ का उसके साथ क्या कनेक्शन है और नाइन्थ में हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं नीट के लिए और नाइन्थ में हमें क्या करना है जो हमारी नेक्स्ट वाली क्लासेस हो उनमें हमारे लिए जो है पढ़ना इजी हो। तो आज वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे नीट के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है व्हाट इज नीट। ठीक, सबसे पहला पॉइंट जो आपके माइंड में आना चाहिए वो है व्हाट इज नीट। नीट क्या है? तो एक एग्जाम होता है जो आप क्लास 12th जो है पास करने के बाद जिसमें आप अपेयर हो सकते हो। और इस एग्जाम का जो मकसद है, जो इसका जो फायदा होता है या इसकी इसका ये जिसके लिए जिस चीज के लिए ये नीट जो है बनाया गया है वो है आपको एमबीबीएस सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज में देने के लिए। ये एग्जाम क्वालिफाई करके आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है एमबीबीएस करने के लिए। तो ये एग्जाम उसके लिए है। नीट में जो सिलेबस होता है वो होता है आपका 11th और 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी में दोनों, बॉटनी भी एंड जोलॉजी भी। तो पहली चीज ये कि नीट एमबीबीएस के लिए होता है। एमबीबीएस सीट गवर्नमेंट कॉलेज में पाने के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा और नीट क्वालिफाई करने के लिए आपको 11th और 12th का की जो भी टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें जो टॉपिक दिए हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए और उसी से आपका पेपर पूछा जाएगा। नीट में क्या होता है, आपके यहाँ पे 180 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक, और उनमें से 45 फ्रॉम ईच 45 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्टिव टाइप एक एग्जाम होता है। ठीक, तो नीट के बारे में इतना ठीक है। अब पहले हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, उसके बाद आएंगे पॉइंट नंबर 2 पे। पहले पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है कनेक्शन ऑफ नीट विद क्लास 9। क्लास 9th का नीट के साथ क्या लेना देना है? हम 9th में है वो 11th 12th का पूछेंगे हमें क्या करना है नीट को। ठीक, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपके माइंड में आना चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि जो भी आपकी 9th की टेक्स्ट बुक में जो भी आपकी नॉलेज दी गई है, जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं, जो भी चैप्टर्स फ्रेम किए गए हैं, सबका कनेक्शन जो है वो 11th के साथ है। ठीक, अगर जो भी हमने अभी तक 3 चैप्टर डिस्कस किए, सपोज हमने सेल डिस्कस की, टिश्यू डिस्कस किया, उसके बाद डाइवर्सिटी डिस्कस की, ये सारे चैप्टर्स आपको यही चैप्टर्स 11th में मिलेंगे। आप जितना 11th में दिया गया है उसका 60 to 70% आपकी 9th की टेक्स्ट बुक में दिया है। तो ओनली 30% का इंक्रीमेंट होगा जब आप 11th में जाओगे या 11th क्लास में आओगे। तो बेसिक चीजें जो भी है वो आपके 9th क्लास में दी गई है। इवन फिजिक्स की अगर आप बात करेंगे तो फिजिक्स में भी लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, साउंड एक्स्ट्रा जो भी है वो सारे चैप्टर्स आपको 11th की फिजिक्स में भी मिलेंगे। सिमिलरली 9th की केमिस्ट्री में अगर आपको मोल मिलेगा, मोल कंसेप्ट है या क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स की, तो यही चैप्टर, सेम चैप्टर्स आपको 11th के सिलेबस में भी मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर 11th में भी यही है, 9th में भी यही है, तो कुछ डिफरेंस होगी। आपको यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें दी गई है पढ़ने के लिए। यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर करने के लिए बोला है। जब आप 11th में आ जाओगे तो आपको इजी होगा अगर आपने यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिया है। और अगर आपका 11th इजीली होता है और 11th में आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाता है क्या चीजें, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो नीट भी आपके लिए इजी ही होगा। तो जाहिर सी बात है जब मैं आया था 9th में तो मुझे नहीं पता था नीट क्या है। तो बेटर था अगर मुझे तब पता होता कि नीट क्या है, उसमें क्या सिलेबस होता है और 9th का उसके साथ क्या कनेक्शन है, तो मे बी मैं 9th से प्रिपेयर कर पाता। तो बेटर ऑप्शन आपके लिए ये है, अगर आप अभी 9th में है तो 9th में आपको क्या करना है, जो भी आपके चैप्टर्स दिए गए हैं, जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं, उनको क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। वो आपके क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। ठीक, जो भी चीजें उनमें दी गई है वो आपको याद करनी है, वो आपको समझ लेनी है, वो आपको अंडरस्टैंड करनी है, अपने माइंड में बिठाना है। किस चीज के पीछे कौन सा कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। फिजिक्स हो, बायो हो या केमिस्ट्री हो, ऑल द सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक, अब कुछ चीजें हैं, सपोज बायो में अगर हम देखेंगे तो बायो में भी आपको इजी लगे लेकिन फिजिक्स टफ लगे। फिजिक्स आपको अभी आपने स्टार्ट की है फिजिक्स। ठीक, यहाँ पे आपको फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने फिजिक्स को टफ बना दिया तो नेक्स्ट वाले क्लास में भी फिजिक्स आपके लिए टफ होगी। यहाँ पे अगर आपने वो कंसेप्ट इजीली समझ लिए तो नेक्स्ट वाली क्लासेस की फिजिक्स आपको इजी लगेगी क्योंकि आपके बेसिक कंसेप्ट पहले ही क्लियर है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जितना क्लियर करोगे आप नेक्स्ट वाली क्लास में आपके लिए इजी होगा।
अब बात ये है कि 9th में हमें क्या करना है कि हमें जो ये कंसेप्ट है ये क्लियर हो, या जो हम पढ़ते हैं हमें ये 11th में जाके इजीली समझ में आ जाए, या नीट में हमें इसमें फायदा मिल जाए। तो सेकंड पॉइंट है स्ट्रेटजी, कंसिस्टेंसी एंड प्रॉपर नॉलेज। ठीक, पहले स्ट्रेटजी, आपको एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कितने टाइम में खत्म करना है, कितनी बार रिवाइज करना है। एक स्ट्रेटजी है जो आपको क्लास 9th से फॉलो करनी है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके अभी कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। नीट में भी 11 12 सब क्लासेस में कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा है। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर हो कंपटीशन के लिए तो आपके लिए इजी होगा। पहला पॉइंट जो है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी में आपका आता है, आपको ये पता होना चाहिए मेरी टेक्स्ट में कितने चैप्टर्स है। पहली तो सिंपल सी बात है, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा चैप्टर है मेरी बायो में, कौन सा चैप्टर मेरी फिजिक्स में है, कौन सा चैप्टर मेरी मैथमेटिक्स में है या केमिस्ट्री में है, एटसेट्रा। उसके बाद स्ट्रेटजी में ये आता है कि मुझे डेली कितना टाइम देना पड़ेगा इस सब्जेक्ट को, ताकि मैं इसको 2 बार 3 बार या 4 बार एक साल में रिवाइज करूं या अपने 9th क्लास में रिवाइज करूं। वो आपकी स्ट्रेटजी में आ जाता है। ये स्ट्रेटजी आपको खुद बनानी है, ये दूसरा आपको नहीं बना के दे सकता, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी अलग है, दूसरे की अलग है। आपकी जो कंडीशंस है वो अलग है, दूसरे की डिफरेंट है। तो अपनी कंडीशंस और अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको एक शेड्यूल फ्रेम करना है, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट को रखना है कि इस सब्जेक्ट को मुझे एक दिन में इतना टाइम देना है। ठीक, डेली एक रूटीन बनाना है, इस दिन में इतना टाइम है, नेक्स्ट डे में इसको इतना टाइम है, और इस टाइम में मुझे इतना पढ़ना है। ठीक, इस चैप्टर को क्लियर करना है, इस चैप्टर का रिवाइज करना है, इन क्वेश्चन को देखना है। ये चीजें जब आप करोगे तो एक स्ट्रेटजी का जो है एक कंसेप्ट आपकी लाइफ में आ जाएगा, आपके माइंड में आ जाएगा, और नेक्स्ट वाली क्लासेस में ये स्ट्रेटजी फॉलो करना आपके लिए इजी होगा। क्योंकि ये स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बहुत मैटर करती है आपकी स्टडीज में, बहुत मैटर करती है आपके रिविजन में एक्स्ट्रा, जो आने वाले क्लास में आपको करने पड़ेंगे। तो अभी से प्रिपेयर होने के लिए हमें एक छोटा सा टेबल बनाना है। एटलीस्ट दिन में हमें 4 आवर तो हमें इसके साथ देने हैं अपनी बुक्स को पढ़ने के लिए। वो नोट मेकिंग एक्स्ट्रा उसको छोड़ के आपको एटलीस्ट 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स देने पड़ेंगे अपनी टेक्स्ट बुक्स को पढ़ने के लिए। मैं जो भी डिस्कशन कर रहा हूँ सारी टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग होगी, और मैं कोई रेफरेंस या एक्स्ट्रा के बारे में भी नहीं बोल रहा हूँ। तो टेक्स्ट बुक्स यहाँ पे आपको करनी है, स्ट्रेटजी में आपका आ जाएगा। पहले तो टाइम मैनेजमेंट, मुझे कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को कितना देना है। सेकंड, किस दिन इसको कितना पढ़ना है और किस दिन क्या पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा कंसिस्टेंसी। ठीक, वो हमारे थर्ड पॉइंट में आएगा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के माने आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। ठीक, एक ऐसा नहीं कि एक हफ्ता पढ़ लिया फिर एक महीने का गैप ले लिया और फिर बैठ गए, फिर उसके बाद फिर से एक हफ्ता। ऐसा अगर आप करोगे तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, और जो आपने एक हफ्ते में पढ़ लिया था वो एक महीने तक आप भूल जाओगे। तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी में आपको रिपीट करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक, रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ह्यूमन नेचर में है कि आप चीजें भूल जाओगे, और डेफिनेटली भूल जाओगे, क्योंकि जो चीजें आपने एक बार पढ़ी है नहीं है आपके लिए, तो सबकॉन्शियस में कितना रहेगा, सबकॉन्शियस में रह के भूल जाते हैं फिर वो। तो अभी के लिए कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपको रोज पढ़ना है, और जो बुक्स आपने एक बार पढ़ी है उनको रिवाइज करना है। ये दोनों कंसिस्टेंसी में आएंगे, रोज पढ़ना और रिविजन्स। रिविजन्स इंपॉर्टेंट है, जो भी सब्जेक्ट हो आपका रिविजन्स इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो कंसिस्टेंसी में आपके रिविजन्स एंड डेली रूटीन, डेली पढ़ना, वो आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर नॉलेज। प्रॉपर नॉलेज किस चीज की? ठीक, प्रॉपर नॉलेज एक तो उस एग्जाम की जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए एग्जाम में क्या है, एग्जाम में कैसे बैठना है, एग्जाम में क्या प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट चीज, प्रॉपर नॉलेज, मुझे क्या पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है। वो प्रॉपर नॉलेज आपको ज्यादा मैटर करेगी कि पढ़ना क्या है मुझे, क्योंकि स्मार्ट वर्क जो है वो ज्यादा मैटर करती है देन हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क इज इंपॉर्टेंट अलोंग विथ हार्ड वर्क। ठीक, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर नॉलेज का मसला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लैक करते हैं बिकॉज ऑफ दिस, उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। हार्ड वर्क तो करते हैं वो, लेकिन प्रॉपर नॉलेज नहीं होती कि पढ़ना क्या है। क्योंकि आप अगर देखोगे तो आपको मटेरियल बहुत ज्यादा मिलेगा, अपने मटेरियल को सबसे कम रखना है, और लेकिन प्रॉपर मटेरियल को रखना है। ठीक है, अभी आपके लिए जो सबसे प्रॉपर मटेरियल है वो है आपकी टेक्स्ट बुक्स। ठीक, टेक्स्ट बुक्स के बियॉन्ड आपको जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ते हो, लेक्चर फॉलो करके आप टेक्स्ट बुक को एक बार या 2 बार पढ़ते हो, तो मोस्टली आपके 70-80% कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो प्रॉपर नॉलेज में आपका आएगा स्टडी मटीरियल। स्टडी मटेरियल को कंपैक्ट रखना, को कम रखना, स्टडी मटेरियल को एक बहुत ही कम वे में अरेंज करना, वो इंपॉर्टेंट है, वो मैटर करता है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है।
तो इसमें जो हमारे स्ट्रैटेजी, कंसिस्टेंसी एंड प्रॉपर नॉलेज, मुझे लगता है इसमें ठीक है। इसमें मैंने कह दिया, अगर आप इतना करते हो तो ये एनफ है। नेक्स्ट आएगा रोल ऑफ टेक्स्ट बुक्स। ठीक, हमारा लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे, रोल ऑफ टेक्स्ट बुक्स। रोल ऑफ टेक्स्ट बुक्स, जो भी आपका क्लास आएगा, एवरी क्लास आज से 9th 10th 11th 12th एक्स्ट्रा जो भी आएगा, हमेशा आपको ये याद रखना है कि टेक्स्ट बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर आप टेक्स्ट बुक्स को खत्म करने के बाद एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हो तो वो ठीक है, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपको टेक्स्ट बुक्स को खत्म करना होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक्स को रिवीजन करना होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट बुक्स की, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन में आपका जो आपकी रेफरेंस है, एक पैराग्राफ दिया है, वो टेक्स्ट बुक की एक लाइन में आपको दिया गया है। तो टेक्स्ट बुक को बहुत कंडेंस्ड वे में फ्रेम किया जाता है और अकॉर्डिंग टू यूर, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, उस कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको फ्रेम किया जाता है। जो फ्रेम करते हैं टेक्स्ट बुक को, उनको पता है कि 9th वाले बच्चे को कितना समझ में आ जाएगा, उसको कितने जो है किस अकॉर्डिंग उसको जो लिखना है, तो वो फ्रेम की जाती है, आपके अकॉर्डिंग की फ्रेम की जाती है। उसमें कोई भी टफ नहीं होता है। अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, मे बी पहली बार आपको डिफिकल्टी हो कि कुछ वर्ड समझने में या कुछ कंसेप्ट्स को समझने में, तो इसलिए बेटर है कि पहले आप कोई लेक्चर देखिए। अगर आप 9th में है या 10th में है, और मैं कहूँगा 11th 12th में ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेक्चर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी। अभी अगर आप 9th में हो तो आप लेक्चर्स पहले देख लो, लेक्चर्स देखने के बाद आप पढ़ लो। मे बी कि आपको बहुत सारे पॉइंट समझ में आ जाए जो पहले नहीं आते। और अगर आपको फिर भी नहीं आते हैं तो आप फिर तो दूसरी बार या तीसरी बार जब रिवाइज करोगे तो आपको बहुत सारी क्लियर चीजें हो जाएंगी, ऑलमोस्ट 90% तो हो ही जाएगा। रहते हैं लास्ट वाले 5 या 10%, वो ऑलमोस्ट वो थोड़ा बहुत टफ होते हैं, वो 5 या 10%, और उनमें वो नेक्स्ट वाली क्लास में क्लियर होता है। यहाँ पे आपका जो एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मुझे एटलीस्ट अपनी टेक्स्ट बुक्स को 90%, एटलीस्ट 90 to 95% कंप्लीट करना है, कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना है, कंप्लीटली जो भी कंसेप्ट है वो सारे अंडरस्टैंड करने हैं। और नीट और जेई के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो नीट और जेई दोनों, जेई भी एक एग्जाम है जहाँ पे आप इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग जो प्रेस्टिजियस कॉलेज है, आईआईटी है, एनआईटीज है, वहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा अगर आप जेई क्वालिफाई करते हो, जेई। तो यहाँ पे जेई के लिए भी वही है, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होता है। तो जो चीजें आपको टफ लगती है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, उनको आप अगर इजी बनाना चाहते हो तो 9th में बना सकते हो। अगर आपके 9th में कंसेप्ट रह जाते हैं तो 10th में भी समझ में नहीं आ जाएगा कुछ चीजें, और वो जाके 11th में आपके लिए उस सब्जेक्ट को डिफिकल्ट फील करवाएंगे। तो बेटर है कि जो भी कंसेप्ट है 9th में क्लियर करें, और जाके 10th में फिर जो वाले और नेक्स्ट कंसेप्ट होंगे, पहले तो हमें बेसिक्स क्लियर है, अगर और कंसेप्ट ऐड होते हैं तो हमें वो इजीली समझ में आ जाएंगे। लेक्चर्स बनाने या लेक्चर सुनने के साथ साथ ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके साथ होने चाहिए, आपको मोटिवेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए मैंने आज ये जनरल वीडियो बनाई ताकि आपको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि 9th एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा क्लास है जो इजी भी है, और यहाँ पे लेकिन स्टूडेंट्स एक विलिंगनेस भी होती है पढ़ने के लिए। अगर आपको डायरेक्शन मिल जाती है तो आप डेफिनेटली आप ये कर लोगे, और आपकी जो कंसेप्ट से क्लियर हो जाएंगे, और नेक्स्ट वाले क्लासेस में आप आराम से उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो, और एक बेटर स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट की तरह बिहेव कर लोगे। तो ये चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो आज मुझे लगता है इतना काफ़ी। ये चीज़ें अगर आप सारी फॉलो करते हो, एटलीस्ट स्ट्रैटेजी एंड कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी के लिए कंसिस्टेंसी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको ये प्रिपेयर करना है, ये वाला शेड्यूल आपको अपनी लाइफ में लाना है, आपको स्टार्ट करना है पढ़ना। आपको एटलीस्ट अभी तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, अब तो स्टार्ट करना ही है। अब नहीं ये कह सकते कि आप 10th में स्टार्ट करेंगे या 11th में स्टार्ट करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। देन आपको भी वही 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ना पड़ेगा, एंड जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अभी बेटर है कंसिस्टेंसी स्टार्ट करें, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, आपको रोज पढ़ना है इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं अपनी जो आप नोट बना रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हो अपनी डायरी पे। इसको कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्ट्रेटजी सेकंड पॉइंट पे आएगी, एंड प्रॉपर नॉलेज तो हम देते ही है आपको, और टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ने ही पढ़ने हैं। बाकी अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो हम आपको लेक्चर में बता देते हैं। तो ये जो है ये आज की लेक्चर में इतना था। तो ये टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट है। बाकी आज के लेक्चर में इतना ही, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं, अब हम इसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, व्हाई डू वी फॉल इल। और उसके साथ ही शायद उसके बाद एक और चैप्टर है, तो हमारी 9th की बायोलॉजी खत्म हो जाएगी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के लिए भी जो बटन है वो दबाइएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।